हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा, साथ ही उसका आंसर भी मिलेगा। तो इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। ऑप्शन दिया गया है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ के किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? सही जवाब होगा ठोसों में। ठोसों में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव में उसकी तुलना में कुछ कम होता है और गैसीय अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, किस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं? ऑप्शन है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं तो पदार्थ के कण बहुत ही पास पास होते हैं, परंतु जब पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं तो कणों के मध्य दूरी कुछ अधिक होती है, परंतु जब पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है तो कणों के मध्य दूरी और अधिक होती है, यानी पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं गैसीय अवस्था में। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है कुर्सी, नींबू पानी, वायु या घृणा। पदार्थ किससे कहते हैं? एक ऐसी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसकी उपस्थिति को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इस प्रकार के चीज को पदार्थ कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से घृणा एक ऐसी चीज है जो पदार्थ नहीं है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घृणा। पदार्थ के किस अवस्था में घनत्व सबसे कम होती है? ऑप्शन हमारे पास है ठोस, द्रव, गैस या सभी अवस्थाओं में घनत्व समान होता है। जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव अवस्था में घनत्व कुछ कम हो जाता है और गैसीय अवस्था में घनत्व सबसे कम होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैस। घनत्व क्या है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। अगर किसी पदार्थ के 1 इकाई आयतन को आप लें, उसमें उपस्थित जो द्रव्यमान होगा उससे घनत्व कहा जाता है। तो निश्चित रूप से अगर 1 इकाई गैसीय अवस्था लिया जाए तो इसकी द्रव्यमान सबसे कम होगी, अर्थात गैसीय अवस्था में पदार्थ की घनत्व सबसे कम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के कारण बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण गतिशीलता कणों की कम होती है। परंतु द्रव अवस्था में गतिशीलता कुछ अधिक हो जाती है, जिसके कारण द्रव अवस्था में कणों की ऊर्जा कुछ अधिक होती है। परंतु अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो इसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल कम होता है और कणों की गतिशीलता अधिक होने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन हमारे पास है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो कणों की गतिशीलता कम होती है और कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घटती है। जब किसी पदार्थ को हम ठंडा करेंगे तो कणों की गतिशीलता कम होती जाएगी, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है संगलन, वाष्पीकरण, निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन। सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है और यह द्रव अंत में गैस में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ भी हैं जिसको अगर गर्म किया जाए तो ये द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ठोस अमोनियम क्लोराइड। जब आप ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ये द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी परिघटना है जिसमें कोई ठोस को अगर गर्म किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है निक्षेपण, हिमीकरण, संगलन या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी परिघटना है जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा प्रक्रम, यानी अगर किसी गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो यह द्रव में न बदलकर सीधे ठोस बन जाए, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? और यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा प्रक्रम होगा। इस प्रक्रम को कहा जाता है निक्षेपण। निक्षेपण एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी गैस को अगर ठंडा किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे ठोस बन जाते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या उपर्युक्त सभी। तापमान को विभिन्न इकाइयों में मापा जाता है, जैसे कि केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में इत्यादि। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा केल्विन। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 373 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है 373 केल्विन, 646 केल्विन, 100 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तापमान का मान है 373 डिग्री सेल्सियस, इससे हमें केल्विन में बदलना है। तो जब कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो और उससे हमें केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? जो तापमान का मान दिया है उसमें हम 273 जोड़ेंगे। इस प्रकार इसका मान निकल गया 646 केल्विन। यानी इस तापमान को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो उसका मान हो जाएगा 646 केल्विन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है यौगिक का, तत्व का, समांगी मिश्रण का या विषमांगी मिश्रण का। सबसे पहले हमें समझना होगा पीतल है क्या और इससे कैसे बनाया जाता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता को पिघलाया जाता है, उससे द्रव अवस्था में लाया जाता है। फिर इस दोनों द्रव को आपस में मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है और इस विलयन को अंत में ठंडा करके ठोस अवस्था प्राप्त किया जाता है और इसी ठोस अवस्था को पीतल कहा जाता है। यानी वास्तव में पीतल जो है वह एक विलयन है और विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। यानी पीतल जो है यह समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन हमारे पास है 78%, 21%, 60% या इनमें से कोई नहीं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा 78% होता है। निम्न में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी है? ऑप्शन हमारे पास हैं सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन या क्लोरीन। सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है।
अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है जल, पारा, चूना पत्थर और पीतल। जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, परंतु मिश्रण जो होते हैं ये अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जल एक यौगिक है, अर्थात यह एक शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार पारा एक तत्व है और यह भी एक शुद्ध पदार्थ है। चूना पत्थर एक यौगिक है, यानी यह भी एक शुद्ध पदार्थ है, परंतु पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है, यानी पीतल एक मिश्रण है और ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा पीतल। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन हमारे पास है पारा, ब्रोमीन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमें प्रश्न को गौर से देखना है। प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। तो पारा यह एक तत्व है जो वास्तव में धातु है। इसी प्रकार ब्रोमीन एक तत्व है जो वास्तव में अधातु है। यहाँ पर पारा और ब्रोमीन दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है, यानी दोनों पारा और ब्रोमीन ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व होते हैं। ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो केवल पारा और ब्रोमीन दो ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें तो कुल 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। उपधातु के उदाहरण हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम या उपर्युक्त सभी। उपधातु के उदाहरण हैं जैसे कि बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश हमें प्राप्त होती है, यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती के ठोस भाग कुछ द्रव अवस्था में भी परिवर्तित होती हैं, यानी इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों प्रकार के परिवर्तन है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखा जा सकता है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखा जा सकता है। इसी वीडियो में हमने पहले ही चर्चा किया है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी परिघटना है जिसमें अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाती है। इसी परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर हम ठोस अवस्था में गर्म करेंगे तो ये द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाएंगी। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड में, नेफ्थालिन में, एंथ्रासिन में या उपर्युक्त सभी में। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया अमोनियम क्लोराइड में भी देखा जा सकता है, नेफ्थालिन में भी देखा जा सकता है और एंथ्रासिन में भी देखा जा सकता है। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ऑप्शन हमारे पास हैं 1:16, 1:8, 8:1 या फिर 2:1। जल के एक अणु में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार की दृष्टि से अनुपात क्या होगा? अगर हम जल के आणविक सूत्र की बात करें तो यह होता है H2O, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करें तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। चूंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, इसीलिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर होगा 1 गुना 2 यानी 2। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है और जल के एक अणु में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु होता है, अर्थात ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकलेगा 16 गुना 1 अर्थात 16। अब हमें अनुपात निकालना है। अनुपात किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो अनुपात निकल जाएगा 2:16, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान निकलेगा 1:8, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार के दृष्टि से अनुपात होगा 1:8। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? ऑप्शन हमारे पास हैं सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अगर हम सल्फर की बात करें तो इसके लिए होता है S8, यानी सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। इस प्रकार सल्फर जो है वह एक बहुपरमाणुक तत्व हुआ, जबकि नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन द्विपरमाणुक तत्व हैं। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन हमारे पास हैं Na2CO3, NaHCO3, NaCl और Na2SO3। सही जवाब होगा NaHCO3। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? ऑप्शन दिया गया है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की। परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धन आवेशित होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे टॉमसन या चैडविक। सही जवाब होगा जे टॉमसन। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन दिया गया है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम, 1.11 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम, 1.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और अंतिम ऑप्शन दिया गया है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻28 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन दिया गया है जे टॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या जे चैडविक। सही जवाब होगा जे चैडविक। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। ऑप्शन हमारे पास है 1/100, 1/1000, 1/200 या फिर 1/2000। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के तुलना में काफी हल्का होता है और यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 2000वें हिस्से के बराबर होता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1/2000। परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 18 या 32। सही जवाब क्या होगा। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर हम के कोश की बात करें तो के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। किसी परमाणु के एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में कौन से कण उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक। प्रोटियम हाइड्रोजन के एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन के इस समस्थानिक में नाभिक के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। कोशिका की खोज कब हुई। ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कर्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर खुद के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने क्या देखा कि इन पतली स्लाइसों में मधुमक्खी के छत्ते जैसी अनेक संरचनाएं उन्हें देखी। इस प्रकार की संरचनाएं को उन्होंने कोशिका नाम दिया और इस प्रकार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज हुई। कोशिका में प्रोटीन निर्माण केंद्र होता है। ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या लाइसोसोम। कोशिका में अनेक दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार कोशिका में प्रोटीन निर्माण केंद्र होता है राइबोसोम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। ऑप्शन हमारे पास है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या साइटोप्लाज्म। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी संरचना पाई जाती है जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है। पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति एक निर्जीव पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक या एम स्लीडन। कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड के पौधे में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी संरचना होती है जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यह कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन हमारे पास है स्टार्च, लिपिड, सेलुलोज या प्रोटीन। सही जवाब होगा सेलुलोज। पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है जिन जीवों के कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है एक कोशिक, बहुकोशिक, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है, जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है।
ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जबकि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोट्स। आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है अंतर्द्रव्यी जालिका को, गल्जी उपकरण को, प्लास्टिड को या लाइसोसोम को। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका में केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, परंतु केंद्रक के अलावा ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रक के अलावा कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों। श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड को कहा जाता है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। पादप कोशिका में 3 तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरे प्रकार के प्लास्टिड को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वैसे प्लास्टिड को कहा जाता है जो श्वेत तथा रंगहीन होता है। क्लोरोप्लास्ट वैसे प्लास्टिड को कहा जाता है जो हरे रंग का होता है। इसी प्रकार क्रोमोप्लास्ट वैसे प्लास्टिड को कहा जाता है जो किसी दूसरे रंग जैसे कि लाल, पीला इत्यादि रंग के होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है? ऑप्शन दिया गया है शीर्षस्थ विभाजित तक, पार्श्व विभाजित तक, अंतर्विष्ट विभाजित तक या संवहन उत्तक। सही जवाब होगा शीर्षस्थ विभाजित तक। पौधों की शाखा के शीर्ष स्थान पर शीर्षस्थ विभाजित तक पाया जाता है। यह एक ऐसा उत्तक है जो लगातार कोशिका विभाजन करती है और इसी उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? ऑप्शन हमारे पास है विभाजितक उत्तक, दृढ़ उत्तक, संवहन उत्तक या इनमें से कोई नहीं। अब इन ऑप्शंस को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है विभाजितक उत्तक। यह एक ऐसा उत्तक है जो लगातार कोशिका विभाजन करती है और पौधों में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करती है। दूसरा ऑप्शन है दृढ़ उत्तक। यह एक ऐसा उत्तक है जो मजबूती प्रदान करती है। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है संवहन उत्तक। यह ऐसा उत्तक है जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दृढ़ उत्तक। नारियल का रेशा काफी मजबूत होता है क्योंकि यह दृढ़ उत्तक का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, संवहन उत्तक, विभाजितक उत्तक या रच्छी उत्तक। जाइलम का कार्य है पौधों में जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण। इसी प्रकार फ्लोएम का कार्य है पौधे द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम ऐसा उत्तक है जो पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो चूंकि वह उत्तक जो पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग स्थानांतरित करता है उससे संवहन उत्तक कहा जाता है। यानी जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक का प्रकार है। जंतुओं के शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। ऑप्शन है संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक या कंकाल उत्तक। जंतुओं के शरीर का
बाहरी और भीतरी सतह एक विशेष प्रकार के आवरण का बना होता है जो एपिथेलियम ऊतक का होता है। इस प्रकार जंतुओं के शरीर का जो बाहरी या भीतरी आवरण होता है वह एपिथेलियम ऊतक का होता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन है डार्विन, कैरोलस लिनियस, आर विटेकर या कार्ल वोश। सही जवाब है आर विटेकर। आर विटेकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। इन 5 जगतों का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन है औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। किसी वाहन का स्पीडोमीटर यह बताता है कि किसी खास क्षण में, किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम में वाहन कितनी रफ्तार से चल रही है। इस प्रकार किसी वाहन का स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल नापता है, क्योंकि स्पीडोमीटर यह नहीं बताता है कि वाहन किस दिशा में जा रही है, इसीलिए ये वेग को दर्शाती नहीं है बल्कि ये चाल दर्शाती है, और ये किसी खास क्षण पर कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है ये बताती है। अर्थात वाहन का स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल को बताती है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। एक समान गति की अवस्था यानी ऐसी गति की अवस्था जिसमें वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उस स्थिति में शून्य होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होता है। अगला प्रश्न है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? त्वरण, मंदन, चाल या विस्थापन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जब किसी वस्तु का त्वरण नेगेटिव में हो तो इस प्रकार के त्वरण को मंदन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? पहला ऑप्शन है ऊष्मा, द्रव्यमान और वेग। इन तीनों में ऊष्मा और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। इसी प्रकार अगला ऑप्शन दिया गया है चाल, दूरी और बल। इसमें चाल और दूरी अदिश राशि है जबकि बल एक सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है त्वरण, वेग और दूरी। इसमें त्वरण और वेग सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। अंतिम ऑप्शन दिया गया है वेग, त्वरण और बल। इसमें तीनों अर्थात वेग, त्वरण और बल सदिश राशि हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेग, त्वरण और बल। वाहनों में लगे तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, मीटर स्केल या इनमें से कोई नहीं। किसी वाहन में 2 यंत्र होता है, एक को कहा जाता है ओडोमीटर और दूसरा को कहा जाता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यानी जो वाहन की रफ्तार को बताता है, जबकि ओडोमीटर बताता है कि वाहन के द्वारा कितनी दूरी तय किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओडोमीटर। एक समान वृत्तीय गति में ऑप्शन है चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, चाल अचर तथा वेग चर होते हैं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है चाल चर तथा वेग अचर होते हैं। एक समान वृत्तीय गति यानी ऐसा गति जो एक वृत्ताकार पथ पर गति हो। तो इस प्रकार की गति जिसमें रफ्तार उसका नियत हो, यानी रफ्तार में किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी न हो, तो इस प्रकार के गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इस प्रकार के गति में क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि चाल अचर तथा वेग चर होते हैं, यानी वस्तु का जो चाल है, जो रफ्तार है, वह तो नियत होता है, लेकिन वेग वह बदलते रहता है। कारण क्या है कि विभिन्न बिंदुओं पर
वस्तु की चाल तो एक समान होता है परंतु वेग की दिशा अलग अलग होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर तथा वेग चर होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक व्यक्ति पूरब की ओर 6 मीटर तथा उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 6 मीटर, 8 मीटर, 14 मीटर या लास्ट ऑप्शन है 10 मीटर। अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सभी दिशाओं को लिख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब एक व्यक्ति है जो पहले क्या करता है, ओ बिंदु पर स्थित रहता है। अब यह 6 मीटर जाता है पूरब की ओर, इसके बाद वह उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है और बी बिंदु पर पहुंचता है। तो हमें बताना है कि उसका विस्थापन क्या होगा। पहले वह व्यक्ति क्या किया, पहले ओ बिंदु से चलना प्रारंभ किया और पूरब की ओर 6 मीटर जाकर ए बिंदु तक पहुंचा। अब वह क्या किया, उत्तर की ओर ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, 8 मीटर की दूरी तय किया। इस प्रकार वह ओ बिंदु से ए और फिर ए बिंदु से बी तक पहुंचा। हमें बताना है कि इसका नेट विस्थापन क्या होगा। नेट विस्थापन किससे कहते हैं, जिस बिंदु से गति प्रारंभ किया और अंत में जिस बिंदु तक वह पहुंचा, इन दो बिंदुओं के मध्य की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यानी विस्थापन का मान होगा ओबी, जो कि पीले रंग के लाइन से यहां दर्शाया गया है। तो हमें ओबी का मान निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और इसमें हम लिखेंगे ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ओ ए और ए बी का मान बैठाएंगे। ओ ए का मान है 6 और ए बी का मान है 8। तो इस प्रकार 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, यानी इसका मान हो गया 100। ओबी स्क्वायर बराबर 100 निकल गया। अब हमें ओबी निकालना है, तो ओबी बराबर क्या होगा, रूट ओवर 100। रूट ओवर 100 यानी 10 मीटर। इस प्रकार ओबी का मान निकल गया 10 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का नेट विस्थापन जो होगा वह 10 मीटर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 मीटर। गति के कौन से नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ऑप्शन है साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितनी अधिक होगी उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। यानी इन चार ऑप्शन में रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसीलिए रेलगाड़ी का जड़त्व भी सबसे अधिक होगा। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग के लिए सूत्र होता है mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो संवेग का एसआई मात्रक अगर हम पता करना चाहेंगे तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का जो एसआई मात्रक होगा वह होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण पर या वस्तु के आकार पर। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान अधिक हो तो जड़त्व भी अधिक होगा और अगर द्रव्यमान कम हो तो जड़त्व भी कम होगा। बल की माप की जा सकती है गति के प्रथम नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के तृतीय नियम से या उपर्युक्त तीनों नियमों से। गति के द्वितीय नियम से हमें पता चलता है कि F इज इक्वल टू ma,
यानी बल की मास के लिए हमें F इज इक्वल टू ma का सूत्र का उपयोग करना होता है, जो कि गति के द्वितीय नियम से आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण g का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अनंत, शून्य या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण g का मान 0 होगा। सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल G का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल G का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है गुरुत्व त्वरण g का मान होता है। ऑप्शन दिया गया है ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवतीय रेखा पर अधिकतम, प्रत्येक जगह समान या पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम। सही जवाब क्या होगा? ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है। इसका दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर g का मान अधिक होता है। दूसरी कारण यह है कि ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन गति का असर नहीं होता है, जिसके कारण भी g के मान में कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होगा जबकि पृथ्वी पर अधिक होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। ऑप्शन हमारे पास है 6, 1/6, 2 या 1/2। सही जवाब होगा 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होगा और यह पृथ्वी के भार का 6वां भाग के बराबर होगा। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण g का मान। ऑप्शन दिया गया है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। गुरुत्व त्वरण g का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं? तो ऐसी स्थिति में गुरुत्व त्वरण g का मान घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे गुरुत्व त्वरण g का मान में कमी होती जाएगी। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है। इसमें पूछा गया है पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर गुरुत्व त्वरण g का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। अगर हम पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाएं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे गुरुत्व त्वरण g का मान घटते चला जाएगा। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी g का मान घटेगा और पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर भी गुरुत्व त्वरण g का मान घटता है। यानी पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है किस भौतिक राशि का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन हमारे पास हैं कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का या बल तथा शक्ति का। जूल ऐसा मात्रक है कार्य और ऊर्जा का। m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई पर रखा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास है mgh, mgh/2, mg या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई वस्तु को किसी ऊंचाई पर रखा जाए और वस्तु का द्रव्यमान अगर m हो और ऊंचाई h हो और g यानी गुरुत्व त्वरण, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा
और रासायनिक ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किससे कहते हैं? किसी वस्तु की अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बहती हुई हवा में गति होती है और इसी गति के कारण उसमें ऊर्जा होती है, अर्थात बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। शक्ति किससे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य में परिवर्तन या समय परिवर्तन की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन हमारे पास है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण होती है। धनुष की तानित डोरी में ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है, अर्थात इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब अगला प्रश्न है छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन दिया गया है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में जो स्थिति दी गई है इसमें पहली स्थिति तो यह है कि बालक दौड़ रहा है और इस प्रकार किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी बालक में निश्चित रूप से गतिज ऊर्जा होगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बालक जो दौड़ रहा है वह छत पर दौड़ रहा है, यानी बालक किसी खास ऊंचाई पर स्थित है और किसी वस्तु को जब किसी ऊंचाई पर रखा जाता है तो अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इस प्रकार इस स्थिति में बालक में दोनों ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, इसलिए प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है ध्वनि तरंगों के साथ संचरित होती है माध्यम के कण, ऊर्जा, ऊर्जा एवं माध्यम के कण या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में ही गमन करती हैं। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में गमन करती हैं तो ध्वनि तरंगों के साथ कौन सा ऐसा चीज है जो संचरित होती है यानी जो आगे बढ़ती है, वह है ऊर्जा, क्योंकि माध्यम के कण सिर्फ इर्द गिर्द दोलन करते हैं लेकिन ऊर्जा आगे संचरित होती है। संपीड़न एवं विरलन शामिल होते हैं अनुप्रस्थ तरंग में, अनुदैर्घ्य तरंग में, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। संपीड़न एवं विरलन अनुदैर्घ्य तरंग में उपस्थित होते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग का अच्छा उदाहरण है ध्वनि तरंगे, यानी ध्वनि तरंगों में संपीड़न और विरलन शामिल होते हैं। एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है आवर्तकाल, आयाम, वेग या आवृत्ति। प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है मीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वास्तव में तरंगदैर्घ्य एक दूरी है। अगर हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो दो क्रमागत संपीड़न या फिर दो क्रमागत विरलन के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। वास्तव में तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक वही होगा जो दूरी का एसआई मात्रक है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसीलिए तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक भी मीटर होगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का उच्च आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। वास्तव में प्रतिध्वनि उत्पन्न कब होता है? जब किसी स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि किसी दूर स्थित किसी अवरोध से टकराती है और वापस
स्रोत के सामने आती हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगर देखा जाए तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है 34.4 मीटर, 12 मीटर, 17.2 मीटर या 15.2 मीटर। इसका सही जवाब होगा 17.2 मीटर। जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। ऑप्शन हमारे पास हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। सही जवाब क्या होगा। सामान्य मनुष्य के कान सभी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। हमारे काने सिर्फ वैसे ही ध्वनि को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और इस प्रकार के परास को श्रव्यता परास कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है अश्रव्य ध्वनि, श्रव्यता परास, पराश्रव्य ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वैसे ध्वनि तरंगों को अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। एक दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन है मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम या हैजा। दीर्घकालिक रोग क्या है। ऐसे रोग जिस रोग से व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित रहता है, इस प्रकार के रोग को दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में से मलेरिया एक दीर्घकालिक रोग है क्योंकि मलेरिया से व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित रह सकता है, जबकि एक्जिमा, जुकाम और हैजा ये दीर्घकालिक रोग नहीं है। मलेरिया का रोगवाहक है मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा या चूहा। सही जवाब है मच्छर। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर मलेरिया का रोगवाहक है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है और इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लाने का कार्य मच्छर यानी मादा एनोफिलीज मच्छर करता है। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन है आयोडीन, लोहा, तांबा या जस्ता। हमारे शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। खून का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा आवश्यक तत्व होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी रक्त की भी कमी हो जाएगी, यानी व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाएंगे। इस प्रकार एनीमिया नामक रोग व्यक्ति में तभी होता है जब व्यक्ति के शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। किस पोषक तत्व की कमी से घेघा नामक रोग होता है। ऑप्शन है आयोडीन, लोहा, तांबा या जस्ता। आयोडीन की कमी से व्यक्तियों में घेघा नामक रोग होता है। एड्स होता है जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, विषाणु द्वारा या कवक द्वारा। एड्स नामक बीमारी विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। ओजोन परत के ह्रास यानी अवक्षय का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब वायुमंडल में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत का ह्रास होने लगता है। वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है CO, CO2, SO2 या NO2। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2।
प्रदूषण की वजह से जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो वैश्विक उष्मीकरण होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाए तो इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, और यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि के कारण होती है। ओजोन का सूत्र है O, O2, CO या O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अवक्षय से, अम्लीय वर्षा से या चक्रवात से। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की ऊष्मा बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोका जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होती है। और जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है तो ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलने लगता है और यह धीरे धीरे समुद्र में मिलने लगती है, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है समुद्र तल के ऊपर उठने से। टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास हैं जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड। सही जवाब है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका की आविष्कार किया। उन्होंने चेचक नामक बीमारी का टीका की खोज की। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है चना, सरसों, गेहूं या धान। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में से धान वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। निम्न में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं या अरहर। शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में से गेहूं एक ऐसा फसल है जिसकी खेती शीत ऋतु यानी ठंडे के दिनों में की जाती है, अर्थात गेहूं एक रबी फसल है। दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। दलहन फसलें यानी ऐसी फसलें जिससे हमें दालें प्राप्त होती हैं, और इस प्रकार की फसलों में प्रमुख पोषक तत्व होता है प्रोटीन। यानी अगर हम प्रोटीन की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक दाल का सेवन करना चाहिए। फसल पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घास फूस, खरपतवार, जंगली पौधे या धान्य फसलें। सही जवाब है खरपतवार। फसल पौधों के साथ उगने वाले सभी प्रकार के अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। हमारे देश में किस क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई? ऑप्शन है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या हरित क्रांति। 1960-70 के दशक में हमारे देश में उन्नत बीज और उर्वरक के उपयोग के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इसी क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। जब मछलियों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो तो इस प्रकार के क्रांति को नीली क्रांति कहा जाता है। यानी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है B.L. चोपड़ा, M.S. स्वामीनाथन, विज कुरियन या अमृता पटेल। सही जवाब है M.S. स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। साहीवाल प्रजाति है गाय की, भैंस की, मुर्गी की या इनमें से कोई नहीं? साहीवाल गाय की प्रजाति है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लाल सिंधी किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, मुर्गी की या इनमें से कोई नहीं? लाल सिंधी भी गाय की एक प्रजाति है। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निश्चित फसलें, फसल चक्र, अंतरा फसलीकरण या इनमें से कोई नहीं। जब किसी खेत में अलग अलग प्रकार के फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाया जाता है, यानी एक फसल के बाद दूसरा, दूसरा फसल के बाद तीसरा, ये पूर्व नियोजित अनुक्रम होता है। तो इस प्रकार के विधि को यानी फसल उगाने की विधि को फसल चक्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भैंस की प्रजाति है? ऑप्शन दिया गया है मुर्रा, लेगहॉर्न, साहिवाल या गिर। भैंस की एक प्रजाति है मुर्रा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है? ऑप्शन दिया गया है मूंगफली, गेहूं, सरसों या चना। इन चार ऑप्शन में से कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है गेहूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9 विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।